एक जमाना था जब सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी का नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। क्या नाम था एजेंसी का? केजीबी। केजीबी जासूसी और ताकत का दूसरा नाम थी। अब दृश्य बदलता है। जगह हो जाती है भारत का दक्षिण। यहाँ एक सूबे के मुख्यमंत्री का दामाद एक सपना देख रहा था। उसे भी अपनी केजीबी चाहिए थी। एक ऐसी फौज खड़ी करना चाहता था वो, जो देश की सबसे ताकतवर महिला की हिफाजत करे। उसने सोचा था कि वो एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाएगा, जासूस तैयार करेगा, लेकिन हकीकत की जमीन पर कुछ और ही उतर आया। जासूसों की जगह आए लठैत, खुफिया जानकारी की जगह आई उगाही, और सुरक्षा की जगह आया शहर में खौफ। वो संगठन जो बना तो एक प्रधानमंत्री के नाम पर था, लेकिन उसने खूबसूरत शहर को हमेशा के लिए क्राइम कैपिटल में बदल दिया। यह हिंसा का वो दौर था जिसने गार्डन सिटी का फूल मसल कर रख दिया और उसके हाथ में थमा दिया एक खंजर। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे बेंगलुरु के उस पहले ऑर्गेनाइज्ड गैंग की कहानी जो प्रधानमंत्री के नाम पर बना था। बेंगलुरु, आज हम इसे आईटी सिटी कहते हैं, सिलिकॉन वैली हिंदुस्तान की। लेकिन 70 के दशक में ये सिर्फ एक गार्डन सिटी था। रिटायर्ड लोगों का स्वर्ग। अखाड़े थे यहाँ जहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते थे, दूध पीते थे, फिर बादाम खाते थे। लेकिन फिर राजनीति को मसल पार की ज़रूरत पड़ी। एक मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचानी थी, और उस कुर्सी के पायदान बने वो पहलवान जो कल तक सिर्फ मिट्टी में ही खेलते थे। और यहीं से जन्म हुआ इंदिरा ब्रिगेड का, वो ब्रिगेड जिसने बेंगलुरु को उसके पहले डॉन से मिलवाया। फ्लैशबैक में चलते हैं करीब 500 साल पीछे। ये साल था 1537। विजयनगर साम्राज्य का दौर था। एक स्थानीय सरदार थे केम्पेगौड़ा। बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम पर है। खैर, एयरपोर्ट तो 21वीं सदी में बना, हम 16वीं सदी में चलते हैं जहाँ की कहानी है। केम्पेगौड़ा शिकार पर निकले थे। वहाँ उन्होंने एक बड़ा अजीब नज़ारा देखा। लेकिन एक छोटा सा खरगोश एक शिकारी कुत्ते को दौड़ा ले रहा था। अब केम्पेगौड़ा हैरान होने लगा कि यह तो कोई साधारण ज़मीन हो नहीं सकती, गंडू भूमि है, यानी वीरों की धरती। उन्होंने वहीं अपनी राजधानी बनाने का फिर फैसला किया। ये बेंगलोर की उत्पत्ति का एक किस्सा माना जाता है। एक और किस्सा है। होयसला राजा वीर बल्लाल राय एक बार जंगल में रास्ता भटके, भूख से बेहाल थे। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें खाने को उबली हुई फलियां दी। फिर राजा की जान बच गई, तो उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया बेंदकाल उरु, यानी उबली हुई फलियों का शहर। और यही बाद में बिगड़कर कहते हैं कि बेंगलुरु बन गया। खैर, ये इतिहास की बात हुई, किस्से कहानियों की। अब आते हैं 1950 और 60 के दशक में। तब बेंगलुरु को पेंशनर्स पैराडाइज कहा जाता था। जैसे भोपाल है, सुकून का शहर। मौसम ऐसा कि लोग इसकी तुलना फ्रांस के नीस से करते थे कभी। शहर में 2 बड़े बड़े गार्डन्स थे, लाल बाग और कबन पार्क, और करीब 80 छोटे छोटे बगीचे और थे। फिर लेक्स खूब सारे थे। ऑल्टीट्यूड है तो मौसम बढ़िया रहता है बेंगलुरु का। 1950 के दशक में केंद्र सरकार ने इसीलिए वहाँ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि पीएसयूज खोलना शुरू किया। HLI, HMT, ITI और BL जैसी बड़ी कंपनियां। फिर प्राइवेट कंपनीज भी आईं तो शहर का नक्शा बदला। बाहर से कर्मचारी आए, मजदूर आए, और जब मजदूर बड़ी संख्या में आए तो आया यूनियन कल्चर, और यूनियन के साथ आई लीडरशिप की लड़ाई भी। यहीं से एंट्री होती है पहलवानों की। उस दौर में बेंगलुरु में गारडी माने अखाड़ों का बड़ा कल्चर होता था। शहर में 150 से ज़्यादा अखाड़े थे। मिट्टी, पसीना और हनुमान जी की तस्वीर होती है यहाँ। बड़े सख्त नियम, शराब और औरतों का कोई काम नहीं, क्योंकि इसे साधना कहा जाता था, है ना। आप इसे सेक्सिस्ट मत समझिए, एक ट्रेडिशन है। लेकिन जैसे जैसे शहर में मिलें और फैक्ट्रियाँ बढ़ गईं, इन पहलवानों का रोल भी बदला। हर मोहल्ले का एक नया दादा होने लगा। मल्लेश्वरम में मार्केट जग्गी था जो सब्जी मंडी का बॉस था। कालासीपाल्या में गणपति था, और श्री रामपुरा में मियाँ पहलवान। ये लोग शुरू में सिर्फ लोगों के झगड़े सुलझाते थे, गणेश उत्सव का चंदा इकट्ठा करते थे। लेकिन पार का नशा तो बड़ा खराब होता है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल शुरू किया। फिर उस दौर में शहर में अंदर बाहर नाम का एक जुआ चलता था बहुत। ताश के पत्तों पर
सट्टा लगता था। तो पहले तो ताश ही अनप्रिडिक्टेबल है, फिर सट्टा अनप्रिडिक्टेबल, तो लोग बड़ा रस लिया करते इसमें। इन पहलवानों ने यहाँ जो फड़ बैठता था उससे मामूल यानी हफ्ता वसूली शुरू कर दी। इस दौर का सबसे पहला और खूंखार नाम जो सामने आता है वो था मुन्नेगौड़ा का। मुन्नेगौड़ा कोडिगेहल्ली का रहने वाला था। 6 फीट का कद था, राजनीतिक रूप से पावरफुल वोक्कालिगा समुदाय से आता था, है ना। कर्नाटक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं DK शिवकुमार इसी समुदाय से आते हैं। अब मुन्नेगौड़ा किसी गरीब घर का नहीं था। पिता रईस थे, लैंडलॉर्ड थे। अखाड़ों में वो घंटों पसीना बहा लेता था, काम करना नहीं है। उसके बाद 2 लीटर दूध पीता था और मुट्ठी भर के बादाम भी खाता था। उसको पैसे की नहीं, पार की भूखती पैसा था। मुन्नेगौड़ा ने शहर में डर का नया चैप्टर लिखा। जुए के अड्डों और कोठों पर जाता, बोलता नहीं था कुछ, बस दरवाजे पर खड़ा होता था और उसकी परछाई देखकर ही लोग पैसे निकाल कर देते थे। उसने मारवाड़ियों और दूसरे साहूकारों को टारगेट किया ताकि गरीबों का मसीहा बन सके वो। दादागिरी इतनी बढ़ी उसकी कि एक बार स्थानीय लोगों ने उस पर तलवारों से हमला किया और उस हमले में उसके हाथ की 3 उंगलियां भी कट गई, लेकिन वो रहा तो बाहुबली ही। अब कहते हैं ना कि भाई हर बाहुबली की एक कमजोरी कम से कम होती है, और मुन्नेगौड़ा की कमजोरी थी महिलाएं। बार में बैठकर शराब पीता और लड़कियों पर कमेंट्स पास करता। तो उसके दुश्मनों ने इसी बात का फायदा उठाया। एक बार एक बार में एक खूबसूरत लड़की ने मुन्नेगौड़ा को देख करके स्माइल किया। अब मुन्नेगौड़ा को लगा कि देखकर हंस रही तो पिघल गया। उसने उस लड़की के लिए फिर एक घर किराए पर लिया और उसके साथ रहने लगा। अब मुन्नेगौड़ा को नहीं पता था कि ये एक हनी ट्रैप था। एक दिन वो उस लड़की के साथ फिल्म देखने गया और फिल्म के दौरान बार बार लड़की बाहर जाती थी, लेकिन मुन्नेगौड़ा को शक नहीं हुआ। जैसे ही फिल्म खत्म हुई और वो बाहर निकला, 15 लोगों ने उससे घेरा, लेकिन बच गया उस दिन। फिर भी उसके दुश्मनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी लड़की का सहारा लिया और मुन्नेगौड़ा फिर से जाल में फंसा। उसने उस लड़की के साथ भी घर बसाया, लेकिन इस बार मौत बंदूक की गोली से नहीं, खाने की थाली से आई। उस लड़की ने मुन्नेगौड़ा के खाने में पिसा हुआ कांच मिला दिया। वो कांच उसके शरीर में गया, फिर आंतें कट गई और वो अस्पताल पहुंचा। बच गया, लेकिन शरीर उसका खत्म हो गया, ताकत सारी चली गई। जिस मुन्नेगौड़ा से पूरा बेंगलोर थर थर कांपता था, वो एक एंजाइटी अटैक से मर गया। फिर अब मुन्नेगौड़ा तो चला गया, लेकिन वो एक रास्ता दिखा कर गया था। उसने बेंगलुरु के नौजवानों को बता दिया कि मसल्स का इस्तेमाल सिर्फ कुश्ती के लिए नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड बनाने के लिए भी हो सकता है। अखाड़ों की मिट्टी अब खून से सनने को तैयार हुई और इसी माहौल में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जो पहलवान तो था, लेकिन उसकी डोर एक CM के हाथ में थी। साल आया 1975, 25 जून। समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है। दिल्ली से एक फरमान जारी हुआ, देश में इमरजेंसी लगी और इसका असर कर्नाटक में भी महसूस किया गया। वहाँ के CM थे देवराज अरस, इंदिरा गांधी के बड़े खास राइट हैंड ही कह लेते थे लोग उन्हें। लेकिन देवराज अरस की कुर्सी डगमगा रही थी और वजह थी जाति। कर्नाटका की राजनीति में 2 कम्युनिटीज का दबदबा था, अभी भी है, लिंगायत समुदाय और वोक्कलिगा समुदाय। अब तक जो सारे मुख्यमंत्री हुए हैं कर्नाटक के लगभग इन्हीं जातियों से आए थे, है ना, जब हम अरस की तक की बात कर रहे हैं। लेकिन देवराज अरस आरासू कम्युनिटी से थे, मैसूर के राजघराने से ताल्लुक था उनका, तो राजनीति में उनकी जाति एक माइनॉरिटी थी। तो इसीलिए वो जानते थे कि लिंगायत और वोक्कलिगा समुदाय के जो नेता हैं उन्हें ज्यादा देर बने नहीं रहने देंगे, कुर्सी से हटाने के लिए हर वक्त चाल चलते रहेंगे। अरस समझ गए कि सिर्फ इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, जमीन पर ताकत बनानी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें चाहिए थी 3 चीजें, पैसा, पॉलिटिकल पावर और सबसे जरूरी मसल पावर। अब पैसा तो लिकर बैरन से मिल सकता था, लेकिन मसल पावर कहां से आता, लठैत कहां से आते। यहां से एंट्री होती है एक मेडिकल स्टूडेंट की जिसका नाम था MD नटराज। देवराज अरस के ये दामाद हुए। अब ये शादी भी कम फिल्म में नहीं थी। अरस की बेटी नागरत्ना ने नटराज से भागकर शादी की थी, अपनी मर्जी से शादी की थी। देवराज अरस बड़े सख्त थे, इस शादी के खिलाफ थे। नटराज क्योंकि कुरुबा जाति से आते थे, है ना, चरवाहा समुदाय से। अब अरस को नटराज का लाइफस्टाइल खास पसंद नहीं था, क्योंकि वो औरतों में बहुत पॉपुलर था, रंगीन मिजाज उसको कहा जाता था। लेकिन बेटी की जिद के आगे CM साहब को भी झुकना पड़ा और यही नटराज आगे चलकर देवराज अरस का सबसे बड़ा हथियार बना। नटराज के बहुत बड़े सपने थे। यूथ कांग्रेस में उस वक्त गुंडू राव और FM खान जैसे नेताओं का बोलबाला था।
संजय गांधी के ये लोग करीबी थे और नटराज को इनको काउंटर करना था। तो नटराज ने फिर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया क्या? ऑब्वियसली इंदिरा ब्रिगेड। इमरजेंसी का टाइम चल रहा है। उसने मीडिया में बयान क्या दिया सुनिए। उसने कहा कि वो इंदिरा ब्रिगेड को सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी की तर्ज पर बनाएगा, जासूसों की फौज जो इंदिरा गांधी की रक्षा करेगी। अगर आपने कन्नड़ा फिल्मों को देखा है कन्नड़ा में और नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स उसके पढ़े होंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां इस तरह की ग्रैंड बातों का बड़ा कल्चर है। हकीकत में इंदिरा ब्रिगेड में कोई जासूस था ही नहीं, ना कोई इंटेलिजेंसी थी। उसमें भरे थे शहर के सारे सड़क छाप गुंडे और पहलवान। इनका काम क्या था? विरोधियों को डरा कर रखना। नटराज खुद को ब्रिगेडियर नटराज कहता था और ऐसे लोगों की खोज में रहता था जो उसके बाहुबल में इजाफा करें। अब ये सारी बातें 1975 में ही हो रही हैं और 1 नवंबर को आप जानते हैं कि कन्नड़ा राज्योत्सव होता है ना, स्टेट का बर्थडे है। तो जो उसका मंच था मेन प्रोग्राम का बेंगलुरु में, उसके स्टेज की बात कर रहे हैं। नटराज की नज़र भीड़ में एक आदमी पर पड़ी जिसका बदन बड़ा गठीला था, चेहरे पर रौब था और ये आदमी था एमपी जयराज। जयराज का बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प था। उसके पिता एक पहलवान थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में मजदूरी किया करते थे, एम्प्लॉई थे और अखाड़े में कुश्ती भी लड़ते थे। जयराज ने भी वही रास्ता चुना। उसने भी HAL में नौकरी की, लेकिन उसे नौकरी नहीं, फेम चाहिए था, मशहूर होना चाहता था। तो जयराज की जो शुरुआती इमेज थी एक रॉबिनहुड वाली थी। 1970 का ही किस्सा है। HAL फैक्ट्री के पास एक सूदखोर रहता था बद्दी चिन्नप्पा नाम से। मजदूरों को पैसा उधार देता और फिर उनसे कोरी किताबों पर अंगूठा लगवाता था। अब गरीब मजदूर जिंदगी भर ब्याज चुकाते रहते, उनको बेचारा समझ ही नहीं आता था कि कितना ब्याज हुआ है, क्योंकि हिसाब उसके पास है। एक दिन जयराज उस सूदखोर के दफ्तर में घुसा। उसने वहाँ तोड़फोड़ की, अलमारी तोड़ी और फिर सारी जो 150 पासबुक्स थी निकालकर मजदूरों में बांट दी। तो क्या हुआ? मजदूर उसके पैरों में गिर गए, भगवान मान लिया उसको और इस घटना ने जयराज को हीरो बनाया। हालांकि इसकी वजह से उसकी HAL की नौकरी भी चली ही गई। इसके बाद जयराज के तौर तरीके बदले। बेंगलुरु के विल्सन गार्डन इलाके के बॉर्डर पर एक शख्स रहता था, बेबी नाम है ना, आदमी का नाम है। ये कोठा चलाता था और अवैध शराब या जिसको हूच कहते हैं आप, बेचता था। जयराज ने उससे मांगा हफ्ता और बेबी ने किया मना। उसने कहा कि जो करना कर, एक पैसा मैं नहीं देता, है ना। शराब का ठेकेदार जब है, कोठा चलाता है तो कहाँ सुनेगा। अब जयराज को ये जवाब पसंद नहीं आया। वो रॉबिनहुड है। वो अपने गैंग के साथ वापस आया। उसके साथ कीकी राजा, पात्री नारायण और पैसा नाम के गुंडे थे। जयराज ने बेबी को कॉलर से पकड़ा, हवा में उठाया और अपने खास हथियार एक लंबी दराती से उसका कान काट दिया। खून से लथपथ बेबी को वहीं छोड़कर वो चलाया और अगले दिन बेबी अपना कटा हुआ कान जेब में लेकर जयराज के पिता के पास शिकायत लेकर पहुंचा। लेकिन पिता ने फिर उल्टे बेबी को ही पीटा और वहां से भी भगाया। इस घटना ने पूरे बेंगलुरु को बता दिया कि जयराज से पंगा लेने का मतलब क्या होगा, कान काटा जाएगा। नटराज को ऐसे ही आदमी की तलाश थी, है ना। दामाद की बात कर रहे हैं अर्श के। उसने जयराज को ऑफर दिया कि मेरे साथ आओ, इंडिया ब्रिगेड ज्वाइन करो। जयराज के ऊपर उस वक्त 82 क्रिमिनल केसेस थे, हत्या की कोशिश, डकैती और उगाही के थे। लेकिन उसको पता था कि नटराज के साथ जाने का मतलब है पॉलिटिकल पावर, पुलिस का डर नहीं रहेगा, तो उसने ऑफर लिया। अब यहाँ से जयराज की पहचान बदलती है ना। वो एक गुंडा नहीं रह जाता है, इंदिरा ब्रिगेड का वाइस प्रेसिडेंट बनता है और एक सफ़ेद एम्बेसडर कार रखना चालू करता है। उस ज़माने में एम्बेसडर का मतलब रुतबा होता था। उस कार में घूमता और अपनी इमेज चमकाने के लिए उसने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम रखा गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी का नारा। इस अखबार का टैगलाइन था, अगेन कन्नड़ा फिल्मों की तरह, बेंगलुरु का सबसे बोल्ड कन्नड़ा वीकली। अखबार के लोगों में एक बाघ को अमीरों और अफसरों पर झपटते दिखाया गया था और ये सिंबल था कि गरीब अब अमीरों को नहीं छोड़ेंगे। इस अखबार में जयराज पुलिस वालों की पोल खोलता था, पुलिस वालों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करता, उन्हें रिश्वत लेते हुए या कोठों पर रंगरलियां मनाते हुए उनकी तस्वीरें लेता और फिर अखबार में छाप देता। अब पुलिस वाले भी उससे डरते थे, छुपकर अखबार लिया करते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि आज मेरी फोटो तो नहीं छप गई। जयराज का दरबार फिर लगने लगा। अपने ऑफिस में बैठता, लोग उसके पास प्रॉब्लम्स लेके आते, लोगों की शादियां करवाता, किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसा देता, जनता के लिए मसीहा बनता रहा और दुश्मनों के लिए खतरा। इसी दौरान उसका सामना हुआ एक और पहलवान से जिसका नाम था तिगलारपेट्टी गोपी। गोपी भी अखाड़े का ही पहलवान था।
मारवाड़ी दुकानदारों से ये भी हफ्ता वसूलता था। और एक बार जयराज के लड़कों ने गोपी के इलाके में घुसकर जब वसूली की कोशिश की तो गोपी ने जयराज पर हमला भी किया था। जयराज बुरी तरह घायल हुआ, उसे 3 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से जब निकला जयराज तो उसने कसम खाई कि अब बदला लूंगा। उसने कई बार गोपी को मारने की कोशिश की, लेकिन गोपी हर बार बचकर निकलता और आखिरकार जयराज ने एक बड़ा फिल्मी प्लान बनाया। तारीख 25 जनवरी 1977। गोपी को एक पुराने केस में कोर्ट में पेश होना था और वो जैसे ही कोर्ट के अंदर घुसा उसे सामने जयराज दिखा। जयराज ने तब एक हरे रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी और उस शॉल के नीचे छिपी थी एक तलवार। गोपी को कुछ भी समझ में आता उससे पहले जयराज ने शॉल हटाई और तलवार से गोपी के सीने पर वार कर दिया। पूरी अदालत में सन्नाटा खिंच गया। जज साहब अपनी कुर्सी छोड़कर चेंबर में छिप गए, वकील इधर उधर भाग गए और गोपी जान बचाने के लिए कोर्ट नंबर 2 में भागा, लेकिन खून उसका बहता रहा। बाद में उसे 200 टाके लगे। यह घटना बेंगलुरु के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। पहली बार किसी ने कोर्ट के अंदर जज के सामने इतनी पुलिस के बीच दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया था। जज ने खुद अपनी आंखों से यह देखा तो वो गवाह बने और पुलिस को मजबूरी में जयराज को अरेस्ट फिर करना पड़ा। नटराज की सिफारिश और सीएमआर्स की पार काम नहीं आई क्योंकि मामला जजेस की सुरक्षा का था। जयराज को 10 साल की सजा हुई, जेल चला गया। जयराज के जेल जाते बेंगलुरु की सड़कों पर एक फिर नया खिलाड़ी उतरता है, एक ऐसा खिलाड़ी जो जयराज से भी ज्यादा शातिर और कहीं ज्यादा खतरनाक था। चाकू नहीं मारता था, वो लोगों के घरों में उल्लू छोड़ता था। इससे पहले कि हम नए डॉन की बात करें, उस आदमी का हिसाब कर लेते हैं जिसने इस खेल को शुरू किया था। एमडी नटराज, अर्श का दामाद, इंदिरा ब्रिगेड का ब्रिगेडियर। देवराज अर्श की कुर्सी गई तो नटराज की ताकत भी हवा हो गई। जिस नटराज ने शहर को गुंडे दिए, उसकी अपनी जिंदगी एक त्रासदी बन गई। उसकी पत्नी जो सीएम की बेटी थी, उसकी लाश रहस्यमयी हालात में कुएं में मिली। नटराज राजनीति के पन्नों में एक फुटनोट बनकर रह गया, लेकिन उसने जिस भस्मासुर को पैदा किया था वो अब अपने मालिक से भी बड़ा हो चुका था। जयराज के जेल जाते ही बेंगलुरु के क्राइम वर्ल्ड में एक वैक्यूम आया और विज्ञान का नियम है कि खाली जगह को भरने के लिए हवा दौड़ती है। बेंगलुरु में यह हवा बनकर आया रामचंद्र राव, जिसे दुनिया ने जाना कोटवाल रामचंद्र के नाम से। अब क्योंकि बार बार फिल्मों का रेफरेंस आ रहा है तो हम आपको ये भी बता दें कि रामचंद्र का बैकग्राउंड भी किसी फिल्मी विलन की ही तरह था। मल्लेश्वरम का रहने वाला था, 6 फीट उसका कद था, भारी आवाज़ थी, नेवी में रहा था लेकिन मन नहीं लगा तो भाग आया। घर वालों ने धक्के मारकर निकाला कि यार इतनी बढ़िया फौज की नौकरी छोड़कर आया है। और जब एक इंसान के पास खोने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचता है, नौकरी नहीं रही, परिवार नहीं बचा, तो फिर वो या तो साधु बनता है या अपराधी, और रामचंद्र ने दूसरा रास्ता चुना। शुरुआत छोटी चोरियों से की, मंदिरों के बाहर से चप्पल चुराता, फिर साइकिल चुराता, फिर उसने डकैती की, रॉबरी किंग कहलाया। लेकिन उसे कोटवाल नाम क्यों मिला, इसके 2 किस्से हैं। पहला कि जब वो घर से निकला तो शादियों में बिन बुलाए घुसकर खाना खाता था। अब कन्नड़ में ऐसे मुफ्तखोर को कोट्टू कहते हैं और यही बिगड़कर कोटवाल बना। दूसरा किस्सा वो जो खुद सुनाता था कि सीएम देवराज अर्श उसे प्यार से कोटवाल बुलाते थे। कोटवाल जयराज से अलग था। जयराज रॉबिनहुड बनने की कोशिश करता था, लेकिन कोटवाल को ऐसे किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपने को पीआर चाहिए नहीं। क्रूर था। एक अजीब उसका शौक था कि वो प्रेमी जोड़ों को ही निशाना बनाता, उन्हें लूटता और फिर महिलाओं के साथ बदतमीजी भी करता। अब ये तो उसकी क्रूरता थी, लेकिन था वो भी शातिर। किस्सा सुनिए आप। बेंगलुरु के शंकरपुरा में एक मकान मालिक अपने किराएदार से परेशान था। अब किराएदार था मिलिट्री कर्नल, जगह खाली नहीं कर रहा था। मकान मालिक कोटवाल के पास पहुंचा कि भाई कर्नल को तो मैं निकाल नहीं पा रहा। कोटवाल ने कहा कि काम हो जाएगा पर इसके लगेंगे पैसे। अब कोटवाल ने क्या किया, उसने अपने लड़कों को नंदी हिल्स भेजा और वहां से 2 उल्लू पकड़वाए, है ना, जीते जागते उल्लू। एक रात जब कर्नल का परिवार टीवी देख रहा था, कोटवाल दीवार फांदकर घर में घुसा और किचन की खिड़की से उसने उल्लू अंदर छोड़ दिए। अब कर्नल अंधविश्वासी था, घर में उल्लू का उड़ना उसे अपशकुन लगा। जोशियों को उसने दिखाया तो उसने कहा कि साहब आपको तो जान का खतरा है। 1 हफ्ते के अंदर कर्नल ने घर खाली कर दिया। कोटवाल का स्टाइल इसी तरह अलग था। जयराज की तरह वो एम्बेसडर में नहीं, बुलेट पर चलता था। हाथ में राडो घड़ी पहनता था, गले में सोने की मोटी चेन और बाघ के नाखून वाला पेंडेंट रखता था। अपने गुर्गों को भी यही घड़ियां गिफ्ट करता था। कहते हैं कि अगर उसकी बुलेट एक किक में स्टार्ट नहीं होती तो किसी का भी सिर फोड़ दिया करता था।
लेकिन कोटवाल सिर्फ मसल था, उसको पैसा भी चाहिए था और वो पैसा लेकर आया शिव कुमार, जिसे दुनिया ने नाम दिया ऑयल कुमार। शिव कुमार एक जूते की दुकान चलाने वाले का बेटा था। उसकी दुकान का नाम था लकी बूट हाउस। बाद में नाम बदलकर अमेरिकन बूट हाउस किया, इसलिए लोग उसे बूट हाउस कुमार कहने लगे। लेकिन जूतों से तो किस्मत नहीं चमकने वाली थी, उससे फिर दिखा काला सोना यानी तेल। उस दौर में इंडियन ऑयल और बर्मा ऑयल के टैंकर शहर में आते थे। शिव कुमार ने फिर एक पूरा सिंडिकेट खड़ा किया। वो टैंकर ड्राइवर्स को घूस देता, रास्ते में टैंकर्स रोके जाते, हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल चोरी किया जाता और उसके बाद टैंकर अपनी मंजिल पर पहुंचता। उसने फर्नेस ऑयल की भी चोरी शुरू की, जो फैक्ट्री में जलाया जाता है, शिप्स में भी जलाया जाता है। 36,000 लीटर का टैंकर निकलेगा, लेकिन फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ 24,000 लीटर बचेगा। बाकी का 12,000 लीटर, एक तिहाई, ऑयल कुमार के गोदामों में उतारना पड़ता था। शहर में तेल की आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा करता, फिर चोरी का जो तेल उसके पास है उसे ऊंचे दाम पर फैक्ट्रियों को बेचता भी, और इस तरह ये करोड़ों का धंधा बन गया। उस जमाने में ऑयल कुमार नोटों में खेलने लगा, उसे बेंगलुरु का चाणक्य कहा जाने लगा, सूट बूट पहनने लगा, मर्सिडीज में घूमने लगा, दुबई और सिंगापुर की यात्राएं करने लगा। अब इतना पैसा अगर आपके पास में होगा तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, जो गुंडे ही देंगे अगर आप खुद क्रिमिनल हैं। ये जरूरत पूरी की कोटवाल ने। दोनों मिले और ऐसे बना एक डेडली कॉम्बिनेशन। एक के पास दिमाग और पैसा था और दूसरे के पास मसल पावर। अब बेंगलुरु पर दो लोगों का राज हुआ, कोटवाल रामचंद्र और ऑयल कुमार। जयराज जेल में बैठा ये सब देख रहा था, खून उसका खौलता था, पता था कि उसकी गद्दी छिन गई है, उसका अखबार गरीबी हटाओ बंद हो गया, उसके गुर्गों को कोटवाल ने पीटना शुरू कर दिया। लेकिन क्या करता? तो जयराज ने जेल से ही एक पैगाम भिजवाया, कोटवाल के लिए नहीं, ऑयल कुमार के लिए, जो दिमाग था। मैसेज क्लियर था कि कोटवाल को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन ऑयल कुमार को लगा कि कोटवाल की ताकत के सामने जयराज अब बीता हुआ कल है। उसने जयराज को इग्नोर किया, रिस्क लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जयराज वापस आने वाला था और इस बार वो अकेले नहीं आ रहा था। एक नई तरह की गैंग वॉर शुरू होने वाली थी शहर में, और इस बार एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जो वकील बनने आया था लेकिन बन गया अंडरवर्ल्ड डॉन। साल 1984, मैसूर जेल का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है एमपी जयराज। 10 साल की सजा कुछ कम हो गई थी। बाहर 100 लोग स्वागत के लिए खड़े थे। जयराज ने अपनी एम्बेसडर कार का दरवाजा खोला और सीधे बेंगलुरु की तरफ निकल गया। बेंगलुरु पहुंचकर उसने देखा कि हवा बहुत बदल गई। देवराज उर्स अब दुनिया में नहीं थे, अखबार उसका बंद हो गया और उसके धंधे पर कोटवाल रामचंद्र और ऑयल कुमार का ही कब्जा था। जयराज ने पहला मैसेज कोटवाल को भिजवाया इस बार कि मेरे शहर में दखल मत देना। पहले ऑयल कुमार से बात की थी, अब कोटवाल से की। लेकिन कोटवाल तो मानने वाला आदमी नहीं, दिमाग से सोचता ही नहीं है। और ऑयल कुमार जो दोनों के बीच में फंसा था, उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने कोटवाल को समझाया कि जयराज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तारीख 3 जनवरी 1986, जगह होटल कनिष्क, गांधीनगर। प्लान ये था कि समझौते के बहाने जयराज को बुलाया जाएगा और वहीं उसकी हत्या की जाएगी। कोटवाल अपने 50 गुर्गों के साथ होटल की झाड़ियों में छिपा था। हाथ में तलवार और मशेट्स उसने ली हुई थी। रात के 8 बजे जैसी बात हुई थी, जयराज आया, निहत्था आया, साथ में सिर्फ एक लड़का उसके साथ था। जैसे ही वो गेट से अंदर आया, कोटवाल चिल्लाया कि इसको मारो। इसके बाद लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जयराज को सामने देखकर कोटवाल के पैर जम गए। खौफ इतना था कि उसके हाथ ही नहीं उठे, और जयराज ने मौका देखा और कोटवाल को एक लात मारी और वो होटल के अंदर भी भागा। अब जयराज की जान तो बची, लेकिन इस घटना ने अंडरवर्ल्ड में कोटवाल की थू-थू करवा दी। एक डॉन जो अपने दुश्मन को सामने से देखकर डर गया, जब उसके साथ 50 आदमी हैं। अब एंट्री होती है कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार की, श्रीधर मूर्ति। श्रीधर कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, वो लॉ का स्टूडेंट था। उसके कमरे में फ्रेंच फिलॉसफी की किताबें होती थी, कामू और सार्थ को पढ़ता था, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, लेकिन किस्मत की स्क्रिप्ट कुछ और थी। एक दिन उसका भाई बसंत क्रिकेट मैच देखकर लौट रहा था। कोटवाल के गुर्गों ने उसे गलती से कोई और समझ लिया और चाकू मार दिया। अब बसंत बच तो गया, लेकिन अस्पताल में अपने भाई की हालत देखकर श्रीधर ने कसम खाई कि अब बदला ही लूंगा। और टारगेट कौन? कोटवाल रामचंद्र। श्रीधर ने कोटवाल को मारने के लिए अपना गैंग बनाया। फिर अब देखिए कुदरत का खेल।
श्रीधर कोतवाल को ढूंढ रहा था मारने के लिए और कोतवाल जयराज के डर से भाग रहा था छिपने के लिए। एक रात एक अजीब इत्तेफाक हो गया। कोतवाल भागते भागते श्रीधर से टकरा गया। अब उसे नहीं पता था कि ये लड़के उसको ही मारने की फिराक में हैं। कोतवाल ने उनसे पूछा कि क्या कोई जगह है जहां मैं छिप लूं। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया था। श्रीधर ने उसे तुमकुरू के एक फार्म हाउस में फिर पनाह दी। 22 मार्च 1986 की बात है। फार्म हाउस में बड़ा सन्नाटा था। कोतवाल बेफिक्र होकर सो रहा था कि बच गया। उसे लगा सुरक्षित हूं। बाहर लेकिन दो लोग उसकी मौत का प्लान बना रहे थे, श्रीधर और सीताराम शेट्टी। सीताराम जो कोतवाल का राइट हैंड था लेकिन कोतवाल की बेइज्जती से तंग आ चुका था, उसने गद्दारी का फैसला किया था। रात गहरी हुई, कमरे से खर्राटों की आवाज़ आने लगी। इसका मतलब कोतवाल सो गया। ये दोनों अंदर घुसे। कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई नहीं। उन्होंने कोतवाल को वहीं बिस्तर पर काट दिया। बेंगलुरु का रॉबरी किंग इसी तरह बिना एक शब्द बोले खत्म हो गया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। जयराज को यकीन नहीं हुआ कि कोतवाल मर गया, तो उसने फिर सबूत मांगा। श्रीधर ने कोतवाल की लाश को एक एम्बेसडर कार की डिक्की में डाला और बेंगलुरु लेकर आया दिखाने। अब जयराज ने जब अपनी आंख से दुश्मन की लाश देखी तो खुशी से वो नाचा। जयराज ने अपने 3 खास आदमियों को बुलाया, उनकी जेब में 10,000 रुपए रखे और हुक्म दिया कि इस लाश को जलाओ और जो भी बचेगा उसे मद्रास जाकर समंदर में बहा देना, है ना। सबूत मिटाने का एक परफेक्ट प्लान। लेकिन यहाँ इंसान के फितरत बीच में आई लालच। उन 3 लड़कों ने सोचा कि मद्रास जाने की क्या ज़रूरत है, देखेगा कौन। उन्होंने वो 10,000 रुपये लिए, आपस में बांट लिए, दारू वारू पी और कोतवाल की जली हुई हड्डियों को समंदर में नहीं बल्कि पास के एक कुएं में फेंक दिया और वापस आकर जयराज से झूठ कहा कि काम हो गया। आप सोचिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्मों में कहाँ से आती होगी स्क्रिप्ट, ऐसी कहानियाँ होती हैं। अब यही वो गलती थी जिसने खेल पलटा। पुलिस तहकीकात करती हुई 3 लड़कों तक पहुंच गई और पुलिसिया डंडे के आगे वो टूटे भी। पुलिस कुएं पर पहुंची, पानी उसका निकाला गया और वहां उन्हें कोतवाल की हड्डियां मिल भी गईं। कोतवाल की हत्या के आरोप में जयराज फिर से जेल गया। और श्रीधर का क्या हुआ? वो कानून का छात्र अब एक डॉन बना और उसने साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड में मसल से ज्यादा दिमाग चलता है। लेकिन अभी एक खिलाड़ी बाकी है, मुथप्पा राय। वो बैंक क्लर्क जो अभी तक खामोश था, लेकिन जब वो बोलेगा तो बंदूक की नाल से बोलेगा और उसका निशाना होगा खुद किंग जयराज। बेंगलुरु के विजया बैंक में क्लर्क काम करता था जिसका नाम था मुथप्पा राय। पुत्तूर के एक जमींदार खानदान से था। रोज सुबह 9 बजे बैंक जाना, नोट गिनना, फाइन संभालना और शाम को घर आना। सिंपल जिंदगी। अब 9 to 5 वाली जो ये नौकरी थी, जो सिंपल थी, जिसको बोरिंग कह देता वो, उसको रास नहीं आ रही थी। वो कुछ बड़ा ही करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे लोग उसे जाने। और एक दिन उसे ऑफर मिला उमर खयाम से। ये कौन? ये बेंगलुरु का एक मशहूर कैबरे था। वहाँ रोज़ शाम को रईस आते थे और इन लोगों से हफ्ता मांगने आ जाते थे गुंडे। राय को ऑफर मिला कि वो इस क्लब की सिक्योरिटी देखे। उसने बैंक की नौकरी फिर छोड़ी और क्लब के दरवाजे पर खड़ा होने लगा। एक रात एक गैंग के गुंडे आए भी। उन्होंने हफ्ता मांगा और आमतौर पर लोग डर से पैसे देते भी थे, लेकिन मुथप्पा राय नहीं डरा। उसने और उसके आदमियों ने उन गुंडों को इतना पीटा कि वो वहाँ से भागे। और ये खबर फिर आग की तरह फैली कि भाई गुंडों को कोई पीट भी सकता है। बेंगलुरु के बिजनेसमैन को उनका नया रक्षक मिला। इस तरह एक ऐसा आदमी जो बिना डरे किसी भी डॉन को पीट सकता था या उसके लड़कों को। उधर जयराज जेल से फिर छूटा और कोतवाल तो पहले ही मर गया था। जयराज को लगा कि अब वो शहर का बेताज बादशाह होगा। उसका कद इतना बढ़ गया कि पुलिस वाले भी उससे डरने लगे। उसने फैसला किया कि अब वो गुंडा नहीं बनेगा, नेता बनेगा। लेकिन एक आदमी तो डर रहा था इस सबसे, ऑयल कुमार। ऑयल कुमार को पता था कि जयराज उसे कभी भी मरवा देगा। कोतवाल की तरह उसकी लाश भी किसी कुएं में मिलने वाली थी। तो ऑयल कुमार मदद के लिए मुथप्पा राय के पास पहुंचा। उसने कहा कि जयराज को खत्म करना होगा, अगर तुझे रहना है मुझे रहना है। राय तैयार हुआ। एक तरफ जयराज चुनाव की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ राय और ऑयल कुमार उसकी मौत की रिहर्सल कर रहे थे। अब जयराज को मारना इतना भी इजी नहीं था। एक तो वैसे ही वो माफिया डॉन और उसके बाद फिर नेता बनने की ख्वाहिश। तो चलता फिरता किला था, उसके साथ हर वक्त 50 आदमी चलते थे। पहला मौका मिला मैसूर जेल के बाहर। जयराज किसी काम से वहां गया था। मुथप्पा राय ने अपने लड़कों को भेजा गोली मारने। एक लड़के ने फायर किया भी, लेकिन उसके हाथ कांप गए तो निशाना चूक गया। जयराज कार के पीछे छिप गया और उसके साथियों ने हमलावरों को दौड़ा लिया और जयराज सुरक्षित बच गया।
राय को गुस्सा आया, उसने फिर दूसरा प्लान बनाया। इस बार लोकेशन थी अस्पताल। पहले हमले में घायल जयराज अस्पताल में भर्ती था। राय ने मुंबई से शूटर्स मंगवाए। फिर सुबह 6 बजे शूटर्स वार्ड में घुसे, गोलियां चलाई। लेकिन आप सोचिए इस आदमी के बारे में, जयराज बिल्कुल कम नहीं था। उसको पता था कि हमला होगा, तो उसने अस्पताल में अपने बिस्तर के नीचे देसी बम रखे थे। जैसे ही शूटर्स आए, जयराज ने उन पर बम चला दिए। अस्पताल धुएं से भर गए, शूटर्स भाग गए, जयराज फिर से बच गया। अब जयराज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। उसे लगा कि अब मैं अपुनिज भगवान है, कोई मार नहीं सकता अपने को। पैरोल पर बाहर आया, चुनाव प्रचार शुरू किया। और प्रचार भी कैसा, उसने सर्कस से एक जिंदा टाइगर किराए पर लिया, खुली जीप में आगे चलता और पीछे पिंजरे में असली बाघ दहाड़ता था। जनता दीवानी, ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन राय भी हार नहीं मानने वाला था। उसने कहा कि इस बार मैं खुद लीड करूंगा ऑपरेशन को। 21 नवंबर 1989 की बात है, सुबह का वक्त। जयराज अपनी एम्बेसडर कार में पुलिस स्टेशन जा रहा था हाजिरी लगाने। उसके साथ उसका भाई और वकील भी थे। और जैसे ही उसकी कार लालबाग गेट के पास पहुंची, एक फिएट कार ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि जयराज कुछ समझ पाता, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। इस बार राय खुद वहां मौजूद था। जयराज ने अपने वकील को ढाल बनाने की कोशिश की, बम फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार गोलियां बहुत ज्यादा थीं। बेंगलुरु की सड़क पर महाराजा जयराज का शरीर गोलियों से छलनी पड़ा था। वो एम्बेसडर कार, जो कभी उसकी ताकत की निशानी थी, अब उसका ताबूत बन चुकी थी। जयराज मर चुका था। और जयराज की मौत के साथ ही बेंगलुरु का वो दौर भी खत्म हो गया जब पहलवान अखाड़े से निकलकर डॉन बनते थे। अब दौर शुरू हुआ हाई टेक क्राइम का। मुथप्पा राय ने इस हत्या के बाद मुंबई और दुबई के अंडरवर्ल्ड के लिए बेंगलुरु के दरवाजे खोले। वो बाद में खुद दुबई गया, दाऊद इब्राहिम के करीबियों से मिला और फिर डिपोर्ट होकर वापस भी आया। जुर्म की दुनिया बाद में उसने छोड़ दी और जया कर्नाटक नाम का संगठन बनाकर समाज सेवा का फिर उसने चोला पहना। इंदिरा गांधी के नाम पर बनी उस ब्रिगेड ने शहर को जो जख्म दिए वो कभी नहीं भरे। गरीबी हटाओ का नारा एक अखबार के पन्ने पर दम तोड़ता गया और गार्डन सिटी की हरियाली पर बारूद की एक परत चढ़ गई। गैंग्स ऑफ बैंगलोर का ये शानदार अध्याय लिखा था हमारे लिए कमल ने, और आनंद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगाह।